नमस्कार। जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें, है ना? पर ये सब तो सतह की कहानी है। असली जादू, असली राज तो जमीन के नीचे छुपा है। तो आज चलिए गंगा के मैदानों की मिट्टी की परतों को खोलते हैं और उन चार खास तरह की मिट्टियों को समझते हैं जो इस उपजाऊ क्षेत्र की नींव हैं। ये जो विशाल हरा भरा नज़ारा है ना, ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। ये कहानी है गंगा और यमुना जैसी नदियों की, जो हजारों सालों से परत दर परत इस जमीन को बना रही हैं, संवार रही हैं। तो सवाल यह है कि इस सतह के नीचे आखिर है क्या? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस मैदान की बुनियाद क्या है। मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से कौन-कौन सी मिट्टियाँ मिलती हैं। अच्छा, तो यहाँ की मिट्टी को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिलने वाली है जलोढ़, यानी अलूवियल सॉइल। फिर आती है लवणीय या खारी मिट्टी, जिसे सेलाइन सॉइल कहते हैं। इसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी और आखिर में एक बहुत ही खास तरह की भूर मिट्टी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे जरूरी मिट्टी से, यानी जलोढ़ से। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो इस पूरे इलाके की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये हर जगह एक जैसी नहीं है। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है पुरानी जलोढ़ और दूसरी है नवीन, यानी नई जलोढ़। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये बनती कैसे है? देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी सी है। नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ ढेर सारी गाद, मतलब सिल्ट, लेकर आती हैं और उसे मैदानों में बिछा देती हैं। अब होता क्या है कि जिन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, वहां इस गाद की एक नई परत जम जाती है। इसी को कहते हैं खादर, यानी नई जलोढ़ मिट्टी। और जो इलाके थोड़े ऊंचे हैं, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां मिलती है बैंगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? खादर मिट्टी को तो हर साल बाढ़ के साथ साथ पोषक तत्वों का समझ लीजिए एक फ्री रिचार्ज मिल जाता है। इससे ये अपने आप ही बहुत उपजाऊ बनी रहती है। दूसरी तरफ है बांगर मिट्टी, जो पुरानी है। उस पर सालों से खेती हो रही है, तो धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाती है। इसीलिए किसानों को इसमें अलग से खाद वगैरह डालनी पड़ती हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है खेती पर। बिल्कुल, देखिए, खादर मिट्टी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, चूना, ये सब कुदरती तौर पर ही मौजूद होते हैं। लेकिन बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी हो जाती है। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए बांगर इलाके के किसानों को यूरिया जैसी खाद का इस्तेमाल कहीं ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन कहानी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है ना? हर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मिट्टी की जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, लवणीय मिट्टी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे एक अच्छी भली उपजाऊ जमीन बंजर बन जाती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 10% जमीन इसी लवणीय मिट्टी की चपेट में है। इसे आम बोलचाल में ऊसर, बंजर या रेह भी कहा जाता है। इसमें नमक इतना ज्यादा होता है कि इसका पीएच लेवल 8.5 से भी ऊपर चला जाता है। और ये लेवल ज्यादातर फसलों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। तो सवाल फिर वही कि एक अच्छी खासी जमीन आखिर खारी या ऊसर बन कैसे जाती है? देखिए, ये प्रोसेस है तो नेचुरल, लेकिन कई बार इंसानी गलतियों की वजह से ये और भी तेजी से होता है। चलिए जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले जमीन के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। फिर दूसरा स्टेप, ये पानी मिट्टी की बहुत ही बारीक नलियों से, जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ता है। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, सूरज की गर्मी से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो अपने साथ लाया हुआ नमक जमीन पर एक सफेद परत के रूप में छोड़ जाता है। बस यही है ऊसर। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। इस जमीन को सुधारा जा सकता है, इसे वापस उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके लिए 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो है जिप्सम जैसे मिनरल्स का इस्तेमाल, जो मिट्टी के केमिकल बैलेंस को ठीक करते हैं। और दूसरा है ढैंचा जैसी हरी खाद का इस्तेमाल, जो मिट्टी में आप कह सकते हैं कि दोबारा जान फूंक देती है। इन साइंटिफिक तरीकों से बंजर जमीन पर भी फिर से फसलें लहलहा सकती हैं। चलिए अब आखिर में 2 और तरह की मिट्टियों पर नजर डालते हैं, जो कुछ खास इलाकों तक ही सीमित हैं। ये हैं मरुस्थलीय और भूरी मिट्टी। एक तरफ तो है मरुस्थलीय मिट्टी, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मथुरा और आगरा जैसे सूखे इलाकों में मिलती है।
पानी की कमी होती है तो यहाँ ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ है भूर मिट्टी। अब ये बड़ी दिलचस्प है। ये असल में हवा के जरिए जमा हुई रेत के 10 से 20 फीट ऊंचे टीले होते हैं। है ना एक अनोखी चीज? तो चलिए, अब तक हमने जितनी भी बात की है उसे एक साथ रखकर एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। यहाँ एक ही जगह पर चारों तरह की मिट्टियों की तुलना की गई है। बांगर यानी पुरानी जलोढ़, खादर यानी नई जलोढ़, क्षारीय या लवणीय मिट्टी और मरुस्थलीय या भूरी मिट्टी। इस टेबल में आपको इनके दूसरे नाम, इनमें कौन से तत्व ज्यादा हैं, किनकी कमी है और इनकी खासियत क्या है, सब कुछ एक नज़र में मिल जाएगा। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो ये थी कहानी गंगा के मैदानों की मिट्टी की। लेकिन रुकिए, उत्तर प्रदेश की जमीन के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। हमारा अगला सफर होगा बुंदेलखंड की ओर, जहां की मिट्टी बिल्कुल अलग है, चट्टानी है। तो उस दिलचस्प पड़ताल के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।